बात बच्चों ध्यान से सुनिए। अब तक देखो ये रिएक्शन जब होती है, लेट्स से ए प्लस बी, बी गिव्स सी, सी प्लस डी, डी। यहाँ पे जो छोटे एबीसीडी है, मैं सारा टॉपिक फिर से पढ़ा रहा हूँ, आराम से देखते रहना। यहाँ पे जो छोटे लेटर्स हैं ए बी सी डी, ये कोफिशिएंट बता रहे हैं, है ना। ए बी सी और डी ये कोफिशिएंट है बेटा आगे। और एक्यूरेट वर्ड यूज करें तो स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अब वो स्टिशियोमेट्रिक की डेफिनेशन तो पता ही है तुम्हें, स्पेलिंग बहुत बड़ी है, मैं सिर्फ कोफिशिएंट लिख रहा हूँ। जबकि जो बड़े एबीसीडी है बेटा, ये यहाँ पे रिएक्टेंट्स है, सॉरी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब तक हमने ये पढ़ रखा है कि इसका रेट कैसे बताते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको लिखना है इसका रेट का एक्सप्रेशन, रेट, तो आप कहेंगे सर रेट आप तो या तो ऐसे लिख दो -1/a चेंज इन कंसंट्रेशन A विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, या फिर सर ऐसे लिख दो -1/b चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, या फिर सर ऐसे लिख दो प्लस का 1/c चेंज इन कंसंट्रेशन C विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, या फिर सर ऐसे लिख दो प्लस का 1/d चेंज इन D विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलिए हाँ है ना, क्या यहां तक कहानी क्लियर चल रही थी? क्लियर है सर। और ये सारे ही आपस में इक्वल हैं, सारे ही आपस में इक्वल थे। इन सबको बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताइए, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बताइए, तो इसका मतलब वो ये चीज पूछ रहा है सिर्फ आपसे। ये चीज जो मैंने इंसर्कल करी है, इसके लिए वो वर्ड यूज करेगा बेटा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। अब बताओ डिसअपीयरेंस की स्पेलिंग भूल गया मैं, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर डिकम्पोजिशन। अगर वो सिर्फ ये चीज और ये चीज पूछना चाहता है आपसे, तो वो बोलेगा कि भैया रेट ऑफ फॉर्मेशन बता दो, रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर अपीयरेंस बता दो। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? जल्दी बताइए। यस सर। बच्चों लास्ट क्लास मैंने आपको एक प्रदीप का फोटो भेजा था जिसमें लिखा हुआ था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। कैलकुलेट करना नहीं सिखाया, कैलकुलेट करना तो ये रहा, सिखा दिया था आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस ग्राफ के हिसाब से और डाटा के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया था, पर कैसे वो डिपेंड कर रहा है वो नहीं सिखाया था। तो कई सारे फैक्टर्स वहां पे लिखे होते, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर वगैरह वगैरह वगैरह। तो वहां पे एक फैक्टर था बच्चों, सेकंड नंबर का फैक्टर था कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। और बेसिकली ये लिखा हुआ था उस कंसंट्रेशन के फैक्टर में कि भैया जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन, ROR बोलूंगा, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करते हैं। तो इंक्रीज करते क्या हो जाती है, जितना ज्यादा आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाते जाएंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है हमने ये ऑब्जर्व करा हुआ है, ठीक। जैसे कि आप इसको खुद भी फील कर सकते हैं, इतना सारा रिएक्टेंट ले लो, बहुत सारा, तो प्रोडक्ट भी जल्दी जल्दी बनेगा। अब समय के साथ जब ये रिएक्टेंट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो प्रोडक्ट के बनने की स्पीड कम हो जाएगी। बोलो यस और नो? यस सर। यस सर। सर जो बॉन्ड होंगे वो तो उसी स्पीड से टूटेंगे ना और बनेंगे बेटा, लेकिन कई सारे मॉलिक्यूल्स है तो वहां पे बहुत सारी एनर्जी भी थी ना, बहुत सारी अब ये देखो ना, जैसे एक कंटेनर है जिसमें बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। और मैं आपको इतना बोल दूं कि गैस के मॉलिक्यूल जब टक्कर मारेंगे तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। जैसे कोई ए गैस है, बी गैस है, टक्कर मारेगी तो सी बन जाएगी। तो जरा मुझे ध्यान से बताओ कि
अभी तो बहुत सारी टक्कर पॉसिबल है, हाँ या ना? यस सर। तो बेटा शुरुआत में ना बहुत टक्कर होगी, धनाधन 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 टक्कर होते 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 भैया बहुत सारा सी बन जाएगा, बहुत सारे सी तैयार हो जाएंगे। लेकिन 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 विद टाइम, समय के साथ साथ आप मुझे बताइए ये कम होने लग जाएंगे, हाँ या ना? यस सर। क्योंकि सब सी में कन्वर्ट हो गए। अब आप बताओ बेटा कि जिस तरीके से पहले टक्कर हो रही थी, टक्कर तो अभी भी हो रही है, पर क्या उतनी स्पीड से प्रोडक्ट बन रहे होंगे उसी रिस्पेक्ट ऑफ टाइम में? नहीं सर। नो सर। पहले पहले 1 सेकंड में बहुत टक्कर हुई तो प्रोडक्ट बन गया, अब 1 सेकंड में उतनी टक्कर नहीं होगी, क्यों? अरे बचे ही नहीं है तो टक्कर कहां से होगी? तो रेट क्या था? चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन पड़ा होगा आपके पास रिएक्टेंट का, उतने चांसेस हैं टक्कर होने के, और जितने टक्कर होंगे उतना प्रोडक्ट बनेगा। और किसी फ्रेम ऑफ टाइम को ले लो, 1 सेकंड या 2 सेकंड का गैप ले लो, उसके रिस्पेक्ट में नाप लो कि जब पहले 2 सेकंड में ना 50 टक्कर हुई, तो भैया 50 टक्कर हुई तो मतलब 100 एटम्स खत्म, क्योंकि भैया 50 टक्कर मतलब एक टक्कर में 2 एटम्स लग रहे हैं, तो 50 टक्कर में 100 मॉलिक्यूल्स या 100 एटम खत्म। तो अब एटम्स यहाँ कम हो गए, तो अब 2 सेकंड में 50 टक्कर नहीं हो पाएगी, अब 10 या 20 टक्कर होगी। तो पहले दो सेकंड में 50 प्रोडक्ट बने, अब 2 सेकंड में 20 ही बने, तो इस रेट कम नहीं हो गया ये? यस सर। क्या मैं क्लियर हूँ? आगे बढ़ूं? हाँ जी सर। कड़ी कड़ी से कड़ी जोड़ के आपको पहुंचा रहा हूँ उस टॉपिक तक। अब देखो, तो ये जो टॉपिक, ये जो पॉइंट था, इसने ये तो बता दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगी, पर एक्यूरेट रिलेशन नहीं बता पाया। अब ये एक्यूरेट रिलेशन क्या है? एक्यूरेट रिलेशन में एक्चुअली में हमने ऑब्जर्व किया कि कई बार हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर दिया। मान लीजिए पहले 4 किलो लिया था, अब 8 किलो लिया, तो हमने नोटिस किया कि रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गई। कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुनी हो गई। हमने कई बार ये नोटिस किया कि कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ट्रिपल हो गई, कंसंट्रेशन को 4 टाइम कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना हो गई। तो बढ़ तो रहा है दोनों चीज, कंसंट्रेशन डबल ट्रिपल करो तो ये भी हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट रिलेशन नहीं पता चल रहा। कभी डबल करने पे डबल हो जाता है, कभी डबल करने पे 4 टाइम्स हो जाता है, कभी ट्रिपल करने पे 6 टाइम्स हो जाता है, कभी 4 टाइम्स करने पे 20 टाइम्स बढ़ जाता है। तो हो क्या रहा है कि आपको ये लॉजिक तो आ गया समझ, पर कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन का कोई लिंक नहीं मिल रहा। लिंक मतलब कोई रिलेशन नहीं मिल रहा आपको। आपको बस इतना पता है कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, पर क्या रिलेशन है? मतलब इसको डबल करने पे क्या ये भी डबल होगा? क्या ट्रिपल करने पे ये भी ट्रिपल हो जाएगा? डबल करने पे क्या ये 4 टाइम्स हो जाएगा? 5 टाइम्स करने पे क्या ये 10 टाइम्स बढ़ जाएगा? ये नहीं समझ आ रहा। तो इस टॉपिक के लिए ही बच्चों आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है रेट लॉ। रेट लॉ क्या डिफाइन करता है? ये आपको डिपेंडेंस बताता है। कहां लिखे हम? यहां लिख देते हैं। रेट लॉ आपको डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन का कैसा डिपेंडेंस है। क्या दुगना करने से 4 गुना होगा या दुगना करने से दुगना ही होगा? ये रिलेशन, ये डिपेंडेंस आपको रेट लॉ बताता है। होपफुली रेट लॉ का आपको मतलब समझ आ गया और फर्क समझ आ गया इन दोनों पॉइंट्स में। बताइए प्लीज। यस सर, आ गया। ठीक, अब आगे सुनिए। मैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों पहले। सर हाँ जी सर, रेट लो वो जो आपने सर्कल में किया है, एक बार फिर से बता दीजिए। रेट लो ये सर्कल में, ये मैं कह रहा हूं कि जब आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली रेट बढ़ेगा, पर कैसे बढ़ेगा? दुगना होगा, 4 गुना बढ़ेगा, 5 गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा, कैसे बढ़ेगा? क्या लिंक है, रिलेशन क्या है दोनों के बीच में, वो बताएगा आपको रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या बताएगा? डिपेंडेंस बताएगा किसकी? रेट ऑफ रिएक्शन की ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कि अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर देता हूं, पहले मैं 4 किलो लेके चल रहा था, अब मैं 8 किलो लेके चल दूंगा, तो क्या जो मेरी स्पीड थी वो भी डबल हो जाएगी क्या? या वो 3 टाइम्स हो जाएगी या वो 4 टाइम्स हो जाएगी? क्या रिलेशन है वो आपको रेट लॉ बताएगा।
अभी तक बच्चों को ये लगता था कि सर कंसंट्रेशन डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगी, ऐसा आप सोच रहे होंगे मन ही मन। ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा देखा गया है कि कंसंट्रेशन को डबल कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन 10 गुनी बढ़ गई, 10 गुनी बढ़ गई। तो ये क्या रिलेशन है, उसी को बताएगा आपका रेट लॉ। इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट ना मुझे नोट्स लिखते टाइम पे जरूरत पड़ेगी, तो मैं किसी एक बच्चे से मांगूंगा, तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और क्लीन स्क्रीनशॉट लेना एकदम। चलिए, होपफुली ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ा। सर आप देखिए ध्यान से। सर हाँ बेटा। सर रेट ऑफ रिएक्शन उस पे डिपेंड नहीं करेगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे? नहीं, कैसे प्रोडक्ट पे? कैसे प्रोडक्ट पे बैकवर्ड रिएक्शन थोड़ी भेज रहे हो आप तो फॉरवर्ड रिएक्शन कर रहे हो ना। नहीं सर, अच्छा, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर दें तो? वो तो फिर बेटा आप वो लीच एटलियर लगा रहे हो बेटा। तो लीच एटलियर जब लगेगा जब इक्विलिब्रियम में रिएक्शन आ जाए। अभी हम इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट नहीं, अभी हम समझ रहे हैं कि हमारी रिएक्शन एक ही तरफ भाग रही है, यूनिमॉलिक्यूल, यूनि डायरेक्शन है। ठीक है, तो सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड आप लीच करेगा? एटलियर लगा रहे हैं। हाँ, सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड हाँ सर। फिलहाल के लिए। ठीक है, तो बच्चों एक बात और सुनो। कई बार अभी जैसे आज जो ऑफलाइन बैच था उसमें भी ये दिक्कत हुई बच्चों को कि वो रेट लॉ और इसमें कंफ्यूज हो गए। मैं आपको बता दूं, रेट लॉ जो है, रेट लॉ ये एक रिलेशन बताता है। रिलेशन बताएगा किसके बीच में? बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब इसको बदलने से ये कैसे बदलेगा, उसके बीच में क्या रिलेशन है, वो रेट लॉ बताएगा। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन ये होता है, मतलब रेट लॉ से आप रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, कैलकुलेट नहीं करना है। रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना नहीं सिखाता, वो रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से रिलेशन आपको बताएगा, ये चीज नहीं बताएगा। ये चीज तो आप यहां कर रहे हैं कैलकुलेट, रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट तो आप यहां कर रहे हैं। डेल्टा लगा दिया तो मतलब ओवरऑल चेंज, एवरेज निकाल रहे हैं। डी लगा दिया, डी ए बाई डी टी, डीबी बाई डी टी, डीसी बाई डी टी, डी बाई डी टी, तो वो आप इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं। तो कैलकुलेशन यहां से हो रही है, पर उसकी डिपेंडेंस यहां से हो रही है रेट लॉ से। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ में फर्क क्या है। रेट लॉ रिलेशन बताता है इन दोनों के बीच में, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैलकुलेशन है कि रेट है क्या, 0.5 मोल्स पर लीटर पर सेकंड है क्या, 4 मोल्स पर लीटर पर सेकंड है क्या, इस तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। हाँ, सुनिए अब मेरी बात ध्यान से। जैसे ये रिएक्शन A प्लस B गिव्स C प्लस D। इक्विलिब्रियम में, सॉरी इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपको सिखाया गया होगा कि एक यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन होती है और एक यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन होती है। सिखाया था, बोलिए हाँ या ना? यस सर, यस सर, यस सर। तो अभी बच्चों में सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जिम्मेदार कौन कौन है, सी और डी है या ए और बी है? ए और बी। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जिम्मेदार ए और बी है। तो क्या मैं ये बोल दूं कि भैया जितना ए होगा जितना बी होगा उतना फॉरवर्ड रिएक्शन भागेगा, हाँ या ना? यस सर, यस सर। तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन भाग रहा है इसी को तो बोल रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जितना ज्यादा ए और बी होगा उतना रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा। तो बच्चों आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसेंट्रेशन और बी की कंसेंट्रेशन। और जो आगे नंबर लगा होता था उसको हम कहते थे एक्टिव मास। अब एक्टिव मास छोड़ो, आगे नंबर 1 1 लगा हुआ है तो यहाँ 1 1 लगा फिलहाल। तो इस तरीके से आपको रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना है। दिस इज कॉल्ड, या इसको भी अभी कांस्टेंट हटाओगे, ये हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा ए और बी, इसको कहते हैं रेट कांस्टेंट, और इस एक्सप्रेशन को कहते हैं बच्चों रेट लॉ। रेट लॉ आराम से देख लो, ठीक है जी। अब जो मेन मुद्दा लेकर हम चले थे, हमने मुद्दा क्या लिया था कि कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है।
कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, कौन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। इस पूरे एक्सप्रेशन को रेट लॉ लिखते हैं, नंबर 1 चीज। इस के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। बच्चों ये फिक्स होता है फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर में बदलाव किया या आपने रिएक्शन में बदलाव किया, आपने ए और बी ना लेकर ई और एफ ले लिया, तो भैया के की वैल्यू अलग अलग होगी सब जगह। इट्स लाइक अ रेसिस्टिविटी। याद करो रेसिस्टिविटी जो था R इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी L बाय A करके था। तो रेसिस्टिविटी हर एक मेटल के लिए एक फिक्स टेम्परेचर पे अलग अलग था। अगर टेम्परेचर बदल दोगे सर या यूनिट मटेरियल लेंथ के बदल दोगे यूनिट तो लेंथ रेसिस्टिव, क्या यूनिट लेंथ? अरे सर वो नेचर ऑफ मटेरियल पे ही सिर्फ होती थी ना डिपेंडेंट। हाँ, यस सर रो तो मैं ये कह रहा था कि नेचर ऑफ मटेरियल में आप जैसे जैसे टेम्परेचर बदल दोगे ना तो इसकी वैल्यू बदल जाती थी। सोने के लिए इसकी वैल्यू अलग थी, चांदी के लिए इसकी वैल्यू अलग थी, और कॉपर के लिए इसकी वैल्यू अलग थी। कॉपर की Yes. 20 डिग्री पे वैल्यू अलग है, कॉपर की 40 डिग्री पे इसकी वैल्यू अलग है, कॉपर की 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू अलग है। मतलब मटेरियल भी चेंज कर दो, टेम्परेचर भी चेंज कर दो, तो ये वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, वरना ये वैल्यू फिक्स थी। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्या मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. यस सर। यस सर अब आगे Yes, सुनिए। sir. आज अंकिता बहुत लेफ्ट कर रही है, ज्वाइन कर रही है, शायद अंकिता का नेट चल ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, आप लोग बने रहिए। अंकिता आप बार बार लेफ्ट कर रहे हो, आप तो क्लास में भी हो। नेट नहीं चल रहा सही से। अच्छा कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, देखते रहना रिकॉर्डिंग में, ठीक है। आगे सुनिए बच्चों, लेट्स सी कि यही रिएक्शन है और मैंने आपको कहा कि भैया इसका रेट एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ, तो आपने बेटा ये रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिख दिया। अब मैं कहता हूं कि बच्चों मैं ना ए की कंसंट्रेशन को डबल कर रहा हूं। डबल मतलब पहले अगर 4 किलो लेके चला था तो अब 8 किलो लेके चल रहा हूं। तो बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था ना इसको ही अब चेंज करो। देखो ये तो R1 लिख लो इसको, ये पुराना वाला रेट ऑफ रिएक्शन। नया वाला रेट ऑफ रिएक्शन के लिए लिखो R2, ये है जी R2 जो आपसे पूछा गया, इज इक्वल टू के की जगह के लिखो। अब बेटा ए की जगह पे क्या लिखूंगा आप बताओ इसको देखकर। 2a और बी की जगह पे क्या लिखूंगा। बी में कुछ बदलाव करा है क्या इसमें? नहीं करा ना, बी को ऐसे ही लिखो, ऐसे ही। आराम से देख लो बेटा। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है आपको? Yes, sir. हाँ भैया। यस सर। अरे बोल। अब बेटा इस 2 को ना मैं आगे ले जा रहा हूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 2k a और b। बोलो हाँ है ना, जल्दी बोलो। यस यस सर सर। क्या पूरे की जगह, क्या इस पूरे की जगह मैं R1 यूज कर सकता हूँ? Yes, sir. यस सर। तो बेटा R2 जो है वो हो जाएगा 2R1। मतलब ये तो है न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, ये है ओल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या रिलेशन ये नहीं निकल गया कि नया जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पुराने वाले से दुगना हो जाएगा? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। है ना, दुगना हो जाएगा। तो अभी हमने यही तो पढ़ा था कि कंसंट्रेशन में बदलाव करने से रेट में क्या बदलाव आ रहा है वो आपको बताना है। तो आपने बता दिया कि सर कंसंट्रेशन को डबल करो, सर रेट भी डबल हो गया। कंसंट्रेशन को डबल करो, सर रेट भी डबल हो गया। तो बच्चों आ तो गया रिलेशन, यही तो रिलेशन बता रहे और हैं सर हम जब से अल्फा आपको। बीटा वाले में क्या? वो रुको आ रहे हैं वहां तक अभी मत ले जाओ वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे। धीरे धीरे चल रहे हैं वहां तक। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? यस सर। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब मैं इसमें पैटर्न चेंज कर रहा हूँ। चलिए होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए, अब मैंने क्या करा, इसके आगे 2 लगा दिया। अब यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, फिर बोलिए हाँ है ना। और फिर यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ 1 लगाना पड़ेगा। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? मैंने बस चेंज कर दिया, कोएफिशिएंट आगे लगा दिया बस 2। जल्दी बताइए प्लीज। बढ़ूं आगे? अरे बढ़ूं आगे? Yes, sir. यस सर यस सर। अब सुनिए, अब मैंने क्या करा, मैंने ए को फिर से डबल करा और मैंने पूछा कि भैया बताना अब रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपने कहा सर अभी तो आपने कराया, ए को डबल करा तो रेट भी डबल हो गया।
नहीं बच्चों, वो रेट लॉ अलग था, ये रेट लॉ अलग है। वहां पे 1 1 था, यहाँ पे 2 1 है, तो क्या आंसर भी बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा। आके चेक करो, R2 निकालो, R2 की जगह लिखोगे K, अब A की जगह लिखोगे 2A और पावर चढ़ा वीडियो। दोगे 2। वीडियो अच्छा एक मिनट, ये बैटरी 20% हो गई, ब्लर भी हो रही है स्क्रीन में, देखिए। देखता हूँ। इसे सॉल्व करोगे बच्चों तो आंसर आएगा 4 K A की पावर 2 और B की पावर 1, और फिर आंसर आ जाएगा बच्चों R2 = 4 R1। इस पूरे की जगह पे मैं लिख सकता हूँ R1। आराम से चेक करके बताओ कि आपको समझ आया मैंने क्या क्या कर दिया। यस सर। तो Yes, sir, अब yes, मैं sir. क्या बोल सकता हूँ? अब मैं बोल सकता हूँ कि सर जब A को डबल करोगे ना तो रेट ऑफ रिएक्शन सर 4 गुनी बढ़ जाएगी। देख लो आंसर 4 गुना आ गया। तो जब A को डबल करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी जी। तो देखो ये फिर से क्या आ गया? रिलेशन आ गया। तो यही तो रेट लॉ बता रहा है हमको बार बार। ये रेट लॉ की वजह से ही तो ये रिलेशन आ पा रहा है। अगर यही ना लिखूं तो रिलेशन कैसे पता कर लूं? आराम से समझो, टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं फिर पैटर्न चेंज करता हूं और सीखते हैं। चलिए टेक अ स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे सर बढ़ो। हाँ बेटा, सर ये टेम्परेचर का क्या रूल है? किसमें? अरे रेट ऑफ आपने रिएक्शन लिखा में है ना फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। बेटा ऐसा होता है कि जब आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे ना 25 से 35, 40, 45 कर दोगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो जिस स्पीड से वो पहले कोलिजन कर रहे थे अब उससे ज्यादा स्पीड से कोलिजन करेंगे, तो वही के डिपेंड करता है, के उसी पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए। ओके सर। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बच्चों आप ना एक काम करिए, जिससे मैं पूछूं सिर्फ वही। अब आप लोग मुझे ए के आगे एक कोफिशिएंट बता दीजिए और बी के आगे एक कोफिशिएंट बता दीजिए। आपके हिसाब से मैं क्वेश्चन करता हूँ, ठीक? जिसका मैं नाम लूंगा वही बता देगा मुझे। चलिए निखिल सिंह 34 12th E। यस सर। बताइए बच्चा, ए के आगे क्या लगा दूं? क्या लगाऊं ए के आगे? कोई भी नंबर बोल दो। 4। बोलो 4। चलो 4 लगा दिया। ओके, एकता शर्मा बताइए क्या लगाऊं बी के आगे? एकता शर्मा गई क्या? गई लगता है। चलो इशिका आप बता दो क्या लगा दे बी के आगे? सर 3 लगा दिया। चलो ठीक है, ओके। अब बच्चों मैं ए की कंसंट्रेशन को बदलने जा रहा हूं और बी की कंसंट्रेशन को भी बदलने जा रहा हूं, और मुझे नहीं पता कि मैं कितनी बदलूंगा। आप मुझे बताइए, आपके पास ऑप्शन दे देता हूं। आप ए को डबल करवा लो, आप ए को 3 टाइम्स करवा लो, आप ए को 4 टाइम्स करवा लो, बी को डबल करवा दो, बी को हाफ करा दो, ए को हाफ करा दो, 1/3 करा दो, 1/4 करा दो। मतलब कुल मिला के ऑप्शन दे रहा हूं आपको कि डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 1/2, 1/3, 1/4। आपकी मर्जी है, आप कैसे भी करा दो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नाम जिससे लूंगा वही। ज्योति शर्मा बताइए ए की कंसंट्रेशन में क्या बदलाव चाहते हैं? डबल करना है, हाफ करना है, क्या करना है? हाफ कर दो भैया। हाफ कर देते हैं, चलो हाफ कर दिया। ओके, और एक बच्चा और, मनमीत आप बताओ बी में क्या करूं? बी की कंसंट्रेशन के साथ कैसे 4 खेलें? टाइम कर दो सर। 4 टाइम्स बढ़ा दें? हाँ सर। 4 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज। ये हाफ टाइम डिक्रीज है। अब देखो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, फिर से लिखो एक्सप्रेशन। R2 लिखोगे, अच्छा यहाँ पे 4 है तो बेटा यहाँ भी 4 लिखूंगा, यहाँ पे 3 है तो बेटा यहाँ भी 3 लिखूंगा, यहाँ भी 4 लिखूंगा, यहाँ भी 3 लिखूंगा। उसके बाद बच्चों R2 की जगह पे K की जगह K लिखूंगा, A की जगह पे बेटा देखना ध्यान से, A का तुमने क्या बदलाव करा है? हाफ। तो क्या मैं A/2 लिखूं या 2A लिखूं? A/2। हाँ A/2 लिखूंगा ना, हाफ करा दिया ना आपने, A/2। और पावर कितनी है? 4। अच्छा बी में क्या लिखूं? 4B, क्योंकि आपने 4 गुना करवा दिया। यस सर 4 टाइम। और ये 3। बच्चों से सॉल्व करवाइए जरा। 2 की पावर 4 सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 16 16 या 32? 16 आएगा। ठीक है,
और 4 की पावर क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 64 64। तो बेटा मैं बाहर लिख रहा हूँ 64 और नीचे लिख रहा हूँ 16 और यहाँ लिख रहा हूँ k a की पावर 4 और b की पावर 3। होपफुली यहाँ तक समझ आया आपको। फिर इसकी जगह पे लिख रहा हूँ R1, यहाँ पे लिख रहा हूँ R2, यहाँ पे काटा पीटी कर रहा हूँ 16 4 जा, अब लिख रहा हूँ 4R1। बताइए हाँ है ना? यस तो बच्चों आपने जो इतना जुगाड़ लगाया कि a को हाफ करा, b को 4 टाइम्स करा, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ा? तो आराम से आंसर दिख रहा है कि सर रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुनी हो जाएगी। बोलिए हाँ है ना? समझ आया कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर, आ गया। यस सर। तो होपफुली मैं क्लियर हूं आपको ये समझाने के लिए कि रेट लॉ से आप ये कैसे पता करते हैं कि रेट बढ़ेगी या घटेगी अगर रिएक्टेंट्स को बढ़ाया या घटाया जाए। बस सिंपल है, उनके आगे की पावर कोफिशिएंट में चढ़ा देना और कोफिशिएंट में चढ़ा के ऐसा डेरिवेशन करना आपको आना चाहिए। डेरिवेशन कर लोगे तो आपके लिए आंसर आराम से बन जाएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसको अगले लेवल पे लेके चलता हूँ। भैया एक बार और बता दो R2 का। एक बार और बता दूं, देखो a को आपने हाफ कर दिया और b को आपने 4 टाइम्स बढ़ा दिया, तो मैंने R2 जो मेरे को नया रेट निकालना है वो लिख दिया, k की जगह k लिख दिया बेटा। अब a नहीं लिखूंगा, अब a/2 लिखूंगा क्योंकि a को आपने हाफ करने के लिए बोला था, तो मैंने a/2 लिखा। भाई पावर तो 4 ही रहेगी तो मैंने पावर 4 चढ़ा दी। b को आपने 4 गुना बढ़ाने को कहा तो मैंने 4 भी लिख दिया और पावर 3 जो कि यहाँ थी। सॉल्व करेंगे तो 64 ऊपर आएगा, नीचे 16 आएगा और ये अलग है। इस पूरे को मैंने R1 लिख दिया, ये रहा पूरा R1 के बराबर, और ये काट के 4 आ गया। तो मतलब ये चेंज करने के बाद अगर आप ये चेंज करते हैं तो आपकी नई जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 गुनी बढ़ जाएगी, 4 गुनी बढ़ जाएगी पुरानी वाली से। ये R1 है ओल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, R2 क्या है? न्यू रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों नोटिस करना, क्या मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ? देखो जरा, क्या आपको रेट ऑफ रिएक्शन पता चल रही है यहाँ से कोई? नो सर, रिलेशन पता चल रहा है। नहीं नहीं चल रही। रेट ऑफ रिएक्शन तो ये रही, चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां से निकलता था आंसर 0.5 मोल्स पर लीटर पर सेकंड, 1 मोल पर लीटर पर सेकंड, 1.6 मोल पर लीटर पर सेकंड। लास्ट क्लास न्यूमेरिकल करे थे। यहां से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं कैलकुलेट कर रहे, रेट ऑफ रिएक्शन का डिपेंडेंस रिलेशन देख रहे हैं, किससे? कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। तो होपफुली आप समझ गए कि रेट लॉ से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकलता है, रेट लॉ से ये रिलेशन निकलता है। ठीक है, कि क्या डिपेंडेंस है, वैल्यू नहीं निकल रही। देखो वैल्यू नहीं लिखी मैंने यहाँ पे कोई कि 0.5 मोल्स पर लीटर पर सेकंड लिखा हो, नहीं लिखा, मैंने रिलेशन लिखा है बेटा बस, कि कितना गुना बढ़ गया कितना गुना घट गया। फिर से कितना गुना बढ़ गया कितना गुना घट गया, कब? जब आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज किया। ये चीज बताती है आपको ये रेट लॉ, वरना रेट ऑफ रिएक्शन तो ऐसे कैलकुलेट करके आना था। होपफुली क्लियर है। टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं अगले लेवल पे लेके चलता हूँ आपको। सर हाँ बेटा, सर ये जो आपने लिखा है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो इसमें R रेट ऑफ रिएक्शन ही तो है। हाँ जी, आर रेट ऑफ रिएक्शन है यहाँ। मैं आर को कैलकुलेट करना नहीं सिखा रहा इसमें, ठीक है? बैटरी और 10% आर को कैलकुलेट नहीं सिखा रहा, आर का डिपेंडेंस सिखा रहा हूँ। ये इसका मतलब ये तो था डिपेंडेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये डिपेंडेंस का साइन है। तो आर डिपेंड करता है इन चीजों पर, वो सिखाया जा रहा है। आर की वैल्यू क्या है ये नहीं बता रहे, वैल्यू तो यहाँ बताते हैं, इस वाली चीज में बताते हैं वैल्यू। तो प्लीज इन टॉपिक्स को लिंक मत करिएगा कि रेट लॉ कब लगाना है सर, ये कब लगाना है। ये जब लगाना है जब आपको रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू चाहिए, और ये जब लगाना है जब आपको डिपेंडेंस चाहिए, रिलेशन चाहिए कि 4 गुना 5 गुना करने से इस पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है स्क्रीनशॉट बच्चों, मैं 5 बार बोल चुका स्क्रीनशॉट लेने के लिए। मैं मिटा रहा हूँ और सेशन भी एंड होने वाला है और मैं फोन भी चार्ज में लगा दूंगा, बस 3 मिनट है अभी। अब देखिए थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे चलते हैं। मैं इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है? इसको मिटा रहा हूँ, प्लीज आप इसको थोड़ा दिमाग में थोड़ी देर के लिए छाप लो, थोड़ी देर के लिए इसको दिमाग में छाप लो। और अगर भूल जाओगे तो फिर मुझे यहाँ पे इसे कोने में कहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है? इसे मिटा देता हूँ क्योंकि इसका भी काम हो गया। ये इसीलिए मैंने मिटाया नहीं था अब तक, ताकि आपको दिखा पाऊं कि रेट ऑफ रिएक्शन अलग चीज होती है, रेट लॉ अलग चीज होती है। चलिए
मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं चार्ज भी लगा दूं, है ना, वरना फिर वो बंद हो जाएगा एकदम से। अभी तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। भैया हाँ जी, भैया जैसे ऑर्डर है इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपसे दोबारा एक बार। हाँ बेटा बोलो। मैं कह रहा हूँ जैसे ऑर्डर है 0 1 2 3 इन सब के बारे में दोबारा पढ़ना हाँ पड़ेगा बेटा, एक बार? अभी वो सब टॉपिक नहीं आया, मैं दोबारा बताऊंगा, बेफिक्र रहो। बस मुझे इतना क्लियर करते चलो कि सर आज आपने जितना पढ़ाया हमारे समझ में आ गया। बाकी मैं आपको क्वेश्चन अभी दिखा के भेज, आज कितनी लंबी क्लास हो जाए लेकिन आज वो टॉपिक्स क्लियर करके ही भेजूंगा, क्योंकि अलग अलग क्लासेस में अगर टॉपिक क्लियर करते हैं ना तो फिर शुरू से करना पड़ता है बेटा, समझ ही नहीं आएगा फिर। दो सेकंड रुक जाओ। हाँ, रेट लो वाले जो नोट्स है ना वो अभी रहने दो। मैंने देखा रेट लो वाले में, जैसे आज मैंने रेट लो पढ़ाया है और जैसे मैंने नोट्स में बना रखा है, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा और अच्छे से ऐसे लिखना पड़ेगा, तब बच्चे को समझ आएगा। तो अगर आपके समझ आपने करवाया है वो लिख दे। हाँ, जो मैंने आज बनाया है ना, आपको स्क्रीनशॉट से आपको फोटो क्लिक कराइए, इससे और नोट से मैच करके अगर आप लिख सकते हो तो आप लिखो, वरना मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं उसको लिख रहा हूँ, ठीक है। पर प्लीज वही, आप अगर कर सकते तो भाई मेरे टेंशन खत्म हो जाएगी, मेरे पे 10 काम रहते हैं। ऐसे में आप लोगों के लिए नोट्स लिखना इज वेरी टफ, तो आप कोशिश करिए कि आप खुद ही लिख पाए, ठीक। आगे सुनिए बच्चों, आगे चल रहे मीटिंग हैं, एंड आगे चल रहे हैं होने अगले वाली टॉपिक पे। है। अच्छा, मीटिंग ऐड होने वाली है, चलो इतने में अपनी मैगी खा लो। एंड कर ही दो ना।